आप सभी का स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल संघर्ष ही जीवन 0.6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या क्या, किसमें कौन कौन से लोग थे, कौन कौन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका हम एक वीडियो जो आपको दे चुके हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। अब इसका ये दूसरा वीडियो, इस पर वही 1 या 2 वीडियोज़ होंगे। अगर आपने वो हमारे वीडियोज़ देख लिए तो आप लोगों को कहीं आवश्यकता नहीं है जाने की भैया हम कहीं और जाएं पढ़ने के लिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कहीं और जाओ पढ़ने के लिए, इसी चैनल पे पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं। सामाजिक यहाँ बिल्कुल पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आपके आएगा। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में नहीं आता है वो पढ़ाया जाएगा। इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि इतना अच्छा सामाजिक देखो, सामाजिक को आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इतिहास का मतलब जो इतिहास है या किसी भी चीज़ को अगर आपने रटा तो वही आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते उसको। अगर आपने समझा किसी टॉपिक को, अगर आपने समझा तो उसको अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बार भूल जाते हैं तो अगर आप लोग उस पर दूसरी बार फोकस करेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग उसको रटेंगे और मतलब आपने रटा अच्छे से मगर वो उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि रटना मत, समझना है। इस चैनल पे समझाया जाता है। अब देखिए कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको हम समझते हैं बिल्कुल इजीली से, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि भैया राष्ट्रवाद क्या है। इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप कहोगे दिमाग में एकदम पड़ेगा दिमाग में कि भैया राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके जो अब देखिए भैया राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा। इसने कहा कि भैया जो नेपोलियन बोनापार्ट एक था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने मतलब जो फ्रांस में पहले लुई 16वां का शासन था, लुई 16वां जो फ्रांस का एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था, लुई 16वां, उसने मतलब बहुत अत्याचारी शासन था। उसने लोगों को अधिकार नहीं दिए थे, उसने लोगों को मतलब कोई भी अधिकार मेन इम्पोर्टेंट मतलब दिए नहीं थे। जो आदमी मतलब जो उसका मतलब मानना था कि जो ज़्यादा जो व्यक्ति उसकी ज़्यादा चाटुगिरी करेगा उसी को वो मतलब क्या करता था, उसी को वो मतलब हर चीज़ देता था। और ऐसा नहीं है कि वो गरीबों को मतलब एक अत्याचारी शासक था, अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। उसको कह सकते हैं कौन, लुई 16वां। इसका कब शासन हुआ था, इसका भैया जो शासन हुआ था वो भैया हुआ था 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में इसका शासन था। 1789 ईस्वी में लुई 16वां का शासन था। 1789 में अब ब्रूबो वंश, किस वंश का शासन था, ब्रूबो वंश का शासन था। किसका, ब्रूबो वंश का भैया शासन था, ब्रूबो वंश का शासन था। अब देखते हैं कि भैया, अब देखते हैं अपने टॉपिक कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन से ऐसे कैरेक्टर से ऐसे काम किए जिससे नेपोलियन बोनापार्ट ने एक राष्ट्रवाद जो था उसका मेन कैरेक्टर्स उसने निभाया कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे वे सम्राट बना, क्या क्या उसका योगदान रहा, वो देखते हैं कि भैया नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका मेन क्या विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने कहा कि भैया विशेषाधिकार को समाप्त कर दीजिए। विशेषाधिकार कोई मेन इंपॉर्टेंट, इसने कहा कि भैया विशेषाधिकार को इसने समाप्त कर दिया। जब इसका जो शासन आया तो इसने कहा विशेषाधिकार को हटा दो, विशेषाधिकार कोई प्रकार का विशेषाधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि विशेषाधिकार से मतलब विशेषाधिकार का मतलब होता है कुछ ऐसे अधिकार होते थे जो आम आदमी के पास नहीं होते थे। मतलब जो एक विशेषाधिकार मतलब ऐसे अधिकार हुआ करते थे जो आम आदमी के पास नहीं हुआ करते थे। मतलब जो गरीब आदमी थे उसके पास अधिकार नहीं थे, वहाँ जाने का अधिकार नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि भैया सब लोग हर जगह जा सकते हैं, सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना। किसने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि भैया इसने कहा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसने एक कानून बनाया। क्या बनाया भैया, उसने एक कानून बनाया, एक कानून बनाया और उस सबको, और उसमें क्या कहा, उसने जो कानून भैया बनाया, उसने जो कानून बनाया और उसने उसमें क्या कहा कि सबको समान अधिकार मिलेगा। उसने कहा कि भैया किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऊंचा माना जाए किसी को नीचा माना जाए, ऐसा कहना नहीं। उसने कहा कि भैया सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी को नहीं। उसने फिर क्या कहा, यातायात का संसाधन, मतलब जो यातायात का जो साधन था, जो यातायात का जो साधन था उसने वो अच्छा किया। कोई जिसने रोडें बनवाई, क्या किया उसने भैया क्या बनवाई, रोडें बनवाई। उसने भैया रोडें बनवाई।
उसने जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या किया भैया, रोडें बनवाई। रोडें, संचार व्यवस्था को इतना अच्छा बनाया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने रोडें बनवाई। संचार व्यवस्था मतलब जो साधन था उसने यातायात का साधन अच्छा किया। दूसरे में संचार व्यवस्था में भी उसने क्या किया, एक अच्छा योगदान दिया कि संचार व्यवस्था थी, उसने संचार व्यवस्था को अच्छा किया। संचार टेलीफोन्स ये सब मतलब लगवाए उसने, किसने लगाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। संचार व्यवस्था को अच्छा किया। फिर कहा, उसने कहा समान कर, सबसे समान टैक्स पड़ेगा। मतलब उसने कहा कि भैया सबसे समान टैक्स पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुमसे टैक्स ना पड़े उससे टैक्स पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि भैया सबसे समान टैक्स पड़ेगा। और समान नापतोल, जो नापतोल की पद्धति क्या थी भैया, हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में। क्या समान नापतोल क्या भैया, समान नापतोल ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मतलब ज़्यादा अमीर आदमी हो तो उसको मतलब अच्छा दो, जो गरीब आदमी हो उसको कम दो, ऐसा नहीं है कि सबको समान नापतोल मिलेगी। फिर ये हो गया भैया राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया राष्ट्रवाद के मतलब क्या थे कि क्या, तो आप लोगों को यही पॉइंट्स लिख देने हैं और कुछ नहीं लिखना है, बस आप लोगों को नंबर पूरे मिलेंगे। फिर क्या है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, कि राष्ट्रवाद में मतलब जो कौन से ऐसे तत्व थे जिसने मतलब राष्ट्रवाद के मतलब जो राष्ट्रवाद था कि विकास, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, कौन से ऐसे तरीके से दिन से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब देखते हैं कि भैया राष्ट्रवाद के विकास में क्या तत्व हैं, क्या सहायक तत्व हैं। देखिए, कुलीन वर्ग का सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। जो भैया फ्रांस था, जो यूरोप था, पूरे यूरोप पर कुलीन वर्ग का शासन था। कुलीन वर्ग, एक वर्ग हुआ करता था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का पूरे यूरोप पर भैया शासन था, पूरे यूरोप पर शासन था, कुलीन वर्ग का शासन था। जब भैया कुलीन वर्ग का पूरे आर्थिक तथा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से था और सामाजिक रूप से था, पूरे यूरोप पर प्रभाव था। कुलीन वर्ग का पूरे यूरोप पर प्रभाव था, पूरे यूरोप पर प्रभाव था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, पूरे यूरोप पर प्रभाव था। औद्योगिक क्रांति हुई, क्या हुई, जब भैया कुलीन वर्ग, जब यह राष्ट्रवाद कैसे होगा, जब मतलब कोई क्रांति कैसे होगी, जब कोई वर्ग अत्यंत प्रभावी हो जाए, या तो कोई वर्ग अपने को उच्च मानने लगे, तब हो सकता है क्रांति हो सकती है। या तो कोई धर्म, या तो मतलब जो सरकार होती है वो किसी धर्म को बढ़ावा देने लगे, किसी धर्म को बढ़ावा देने लगे, या तब मतलब गृहयुद्ध हो सकता है। इसलिए क्या हो, जब भैया कुलीन वर्ग क्या हो गया, अत्यंत प्रभावी होने लगा, प्रभावी हो, तो इससे औद्योगिक क्रांति हुई। क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। तो इससे भैया औद्योगिक क्रांति हुई, और जब भैया इससे औद्योगिक क्रांति हुई तो इससे औद्योगिक क्रांति से बहुत सी चीज़ें बनी। जब औद्योगिक क्रांति से क्या हुई, बहुत सी चीज़ें बनी, जैसे मशीनें, बहुत सी चीज़ों का विकास हुआ। ऐसी चीज़ें थी जिनका विकास हुआ, अच्छे से विकास हो गया। और भैया क्या हो, औद्योगिक क्रांति से विकास, और इसमें क्या हो, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हो गया। एक वर्ग आ गया, मध्यम वर्ग का उदय हो गया, बहुत अच्छा वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हो गया। अब जब यह मध्यम वर्ग का जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो मध्यम वर्ग के लोग कैसे हुआ करते, पढ़े लिखे हुआ करते थे। मध्यम वर्ग के लोग जो हुआ करते, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जैसे डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर, अध्यापक, टीचर, मतलब क्या होते मध्यम वर्ग के लोग। और जो लोग भैया ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनके पास दिमाग ज़्यादा होगा, और जब उनके पास दिमाग ज़्यादा होगा तो उनके पास हर संसाधन होगा। तो उनके पास क्या थे, मध्यम वर्ग के पास सारे संसाधन थे। ये मतलब कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे, मतलब ढेर हुआ करते थे यूरोप में, मगर मध्यम वर्ग के लोग कम हुआ करते, मगर वो पढ़े लिखे ज़्यादा थे, वो अच्छे पढ़े लिखे थे। इसी वजह से उन्हें क्या किया, मध्यम वर्ग के लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और मध्यम वर्ग के लोग कुलीन वर्ग के लोगों का विरोध करने लगे। भैया जो मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, अत्याचार करते थे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा कि आप लोग हम पर अत्याचार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या, उनका विरोध करने लगे। ये भैया क्या हो गए, सहायक तत्व। राष्ट्रवाद के विकास में भैया सहायक तत्व हो गए, कौन से, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। इतने आप लोग को लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना लिख देना, एग्जाम में कहीं से भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ ऐसा दे दे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ ऐसा दे दे जो आपको ना आता हो। एग्जाम में वही दिया जाता है जो आप लोगों को मोटी हेडिंग से लिखा होता है और जो हाईलाइट होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए जाएं जो आप लोगों को नहीं पता हो, ऐसे नहीं। जो एग्जामिनर कॉपी बनाता है वो ऐसा नहीं करता है कि बहुत कठिन हार्ड कॉपी बना, ऐसा नहीं। अगर आपने पूरा चैप्टर को रिवाइज किया है तो उसको क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी अगर चैप्टर को पढ़ा है तो लिख सकते।
अब यह पढ़ते हैं कि भैया रूमानीवाद क्या है। अब यह पढ़ते हैं कि भैया रूमानीवाद क्या है। अब यह पढ़ते हैं कि रूमानीवाद क्या है। अब क्या है भैया रूमानीवाद। अब एक टॉपिक आया रूमानीवाद, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए रूमानीवाद क्या है, तब आप लोग क्या बताएं रूमानीवाद। तो आप लोग बताना कि राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए, राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए कौन लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए क्या किया, जगह जगह पर क्या किए, नाटे किए। नाटे जानते हैं, नाटे, ये क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए जगह जगह पर नाटे किए गए। नाटे का मतलब नाटक किए गए। एक नाटक दिखाया गया और नाटक के जरिए लोगों को बताया गया कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन नाटक के जरिए लोगों को बताया गया, उन नाटक के जरिए लोगों को बताया गया, नाटकों के जरिए लोगों को बताया गया कि ये लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भैया जो लोग हैं वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यही होता है रूमानीवाद। अगर आपसे रूमानीवाद पूछा जाए तो आप लोगों को सिंपल बता देना है कि रूमानीवाद का अर्थ होता है कि जगह जगह पर राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए जगह जगह पर नाटक किए गए। क्या किए, नाटक किए गए और उन नाटकों के जरिए लोगों को बताया गया कि ये अत्याचार, ये बड़े लोग, कुलीन वर्ग के लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, रूमानीवाद हो गया। इतना हमने पढ़ लिया, रूमानीवाद हो गया। अब पढ़ते हैं कि उदारवाद राष्ट्रवादी क्या है। भैया उदारवादी राष्ट्रवादी क्या है, पढ़ते हैं भैया उदारवादी राष्ट्रवादी क्या है। उदारवादी राष्ट्रवादी को पढ़ते हैं भैया। उदारवादी का मतलब होता है, जो उदार शब्द है एक लीवर शब्द से लिया गया है। लीवर शब्द, इसका अर्थ एक लीवर होता है। और लीवर शब्द लीवर है, इसका अर्थ क्या होता है, लीवर। इसको उदार जो होता है, उदार जो हमारा पेट होता है उसको लीवर लीवर होता है। और जो लीवर ना, लीवर शब्द और ये जो लीवर होता है, और इसका अर्थ जो होता है वो भैया होता है आज़ादी। जो भैया इसका जो अर्थ होता है, उदारवादी का अर्थ जो होता है वो होता है भैया आज़ादी। जो होता है भैया क्या होता है, आज़ादी। इसका अर्थ क्या होता है, आज़ादी। इसका अर्थ होता है आज़ादी, मतलब हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि तुम पर स्वतंत्रता, तुम स्वतंत्र हो। उसने उदारवादी का मतलब होता है कि स्वतंत्र। और इसको याद कैसे रखोगे, उदारवादी, ठीक है, अच्छी अभी पढ़ता है। उदारवादी लोग चाहते हैं कि कोई किसी का गुलाम ना रहे। जो उदारवादी लोग चाहते हैं कि कोई किसी का गुलाम ना रहे और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो उदारवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता ना मिले। उसने कहा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता ना मिले। अब इसको याद कैसे रखोगे, उदारवादी। मान लो जो हमारा पेट होता है वो किसी के बस में है क्या, वो उदार है, मतलब वो आगे कितना भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं सकता, इतना बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है। जो पेट है वो आज़ाद है। ऐसा नहीं है कि ये इतना है तो इतना ही रहेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बढ़ सकता है। इसीलिए उदार का मतलब होता है पेट, उदार पेट। और जो पेट होता है जो हमारा, वो भैया आगे बढ़ सकता है। इसी से आप याद कर सकते हैं कि आज़ादी। उदार क्या, उदार हमारा पेट है, इसको आज़ादी चाहिए, उस आज़ादी है हर व्यक्ति के लिए। भैया उदारवाद होना आवश्यक है। हर व्यक्ति उदारवादी है, क्यों नहीं है, हर व्यक्ति उदारवादी, उसका जो पेट है वो उदारवादी है ना, सिंपल है। अब पढ़ते हैं भैया आर्थिक उदारवादी क्या है। जो आर्थिक उदारवादी लिखा है ये क्या है भैया, आर्थिक उदारवादी में पढ़ते हैं कि भैया आर्थिक उदारवादी क्या है। आर्थिक उदारवादी, इसने कहा कि भैया व्यापारी अपने मन से व्यापार करे, उसे राजा ना बताए कि उसे किसके साथ व्यापार करना है। उसने कहा कि व्यापारी अपने मन से व्यापार करे, उसे राजा ना बताए कि उसे किसके साथ व्यापार करना है। मान लीजिए कि उस पर शासन हुआ करता था पहले, राजाओं को तानाशाही शासक जो हुआ करता था, उसमें राजा लोग जो कहते थे कि हम बताएं उसी के साथ आप लोगों को व्यापार करना है। मान लीजिए, इसको समझिए, अगर एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो व्यापार कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो जो बंधन में है, जो है, और उससे कहा गया कि तुम इसी के साथ व्यापार कर सकते हो, तुम और कहीं व्यापार नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति है, उसको कहा गया कि तुम कहीं भी व्यापार कर सकते हो, उसको कहा गया कि तुम कहीं भी व्यापार कर सकते हो। तो दो व्यक्ति हैं। तो एक जो व्यक्ति था वो गया व्यापार करने के लिए गया, तो उसने जो उसका फिक्स था इसी के साथ में व्यापार करना है, तो वो उसके पास गया। तो भाई चीज़ जो उसकी थी 100 रुपये की, तो उसने कहा नहीं भाई लेना हो तो ले लो, 60 रुपये देंगे तुमको।
और चीज़ उसकी 100 रुपये की, और उसने कहा लेना है तो ले लो, 60 रुपये देंगे। और तो भैया वो क्या करे भाई, उसको 60 ही रुपये चाहिए। अब भैया उस 100 रुपये की चीज़, और उसके पास और कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं कि जो मतलब यहाँ से जाए और किसी के पास बस ऐसा है नहीं, तो उसने क्या किया भैया, 60 रुपये में उसको देना पड़ेगा वो चीज़। और एक व्यक्ति है जो कहीं भी व्यापार कर सकता है, उसने कहा कि भैया 100 रुपये की चीज़, उसने कहा कितने लोग, उसने कहा भैया 150 लेंगे, उसने कहा भैया 150 लेंगे, उसने कहा नहीं भैया 120 देंगे, उसने कहा 140 लेंगे, तो उसको 140 मिलेंगे, क्योंकि वह एक जगह नहीं, वो हर जगह व्यापार कर सकता है। इसी के जरिए मतलब उसने कहा कि आर्थिक उदारवादी का मतलब होता है कि भैया उसे राजा ना बताए, उसे मतलब कोई उस पर प्रेशर ना हो तो उस पर कोई प्रेशर ना हो कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसके साथ व्यापार करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी के साथ वो व्यापार कर सकता है। मतलब इसका अर्थ होता है क्या होता है, आर्थिक उदारवादी का मतलब होता है। आर्थिक उदारवादी आप लोग समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं भैया जलवे राइन क्या है। जलवे राइन पढ़ते हैं भैया, जलवे राइन क्या है। जलवे राइन जब प्रशा द्वारा 1834 ईस्वी में, प्रशा द्वारा 1834 ईस्वी में बनाया गया एक शुल्क संघ था। कौन सा संघ था? शुल्क संघ था। शुल्क संघ, कौन सा संघ था भैया? शुल्क संघ था, जो व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करता था। उसने कहा जलवे राइन, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जलवे राइन क्या है, तो बताना प्रशा द्वारा 1834 ईस्वी में तैयार किया गया एक शुल्क संघ था, जो व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करता था और उनको एक मुफ्त वातावरण देता था। उनको जो देता था, व्यापारियों को मुफ्त वातावरण देता था, उपलब्ध कराता था, मुफ्त वातावरण। बिल्कुल तुम आज़ाद हो, तुम व्यापार कर सकते हो, तुम इस जगह पर व्यापार कर सकते हो। उसने कहा कि भैया, किसने? जलवे राइन एक शुल्क संघ था। इतना आप लोग लिख देंगे। जलवे राइन 1834 में तैयार किया गया, प्रशा द्वारा तैयार किया गया शुल्क संघ था, जो आर्थिक हितों की, किसकी? व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करता था। ये हो गया भैया, क्या हो गया? जलवे राइन। अब पढ़ते हैं भैया रूमानीवाद क्या है। पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़ते हैं? रूमानीवाद की पुनर्स्थापना। अरे नहीं, रूमानीवाद तो हो गया भैया। हाँ, रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। भैया रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना क्या है? अब पढ़ते हैं भैया रूढ़िवादी क्या है। ये रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना, क्या? रूढ़िवादी का मतलब अच्छा होता है रूढ़िवादी। जो रूढ़िवादी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पुराना सोच। इसका अर्थ क्या होता है? रूढ़िवादी का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया रूढ़िवादी का अर्थ होता है, तो आप लोग बताना रूढ़ी मतलब पुराना सोच, पुरानी चीज़, जो पहले चीज़ थी उसको। अब पुनर्माने क्या होता है? रूढ़िवादी का मतलब तो हम समझ गए भैया, रूढ़िवादी तो शब्द निकल रहा है, इस शब्द से ही आप लोग आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछे कि रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना क्या है, तो आप लोग क्या क्वेश्चन से ही आंसर बना दें। क्या रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना सोच, मतलब पीछे की चीज़ को लाना, रूढ़िवादी कहलाता। और पुनर्स्थापना क्या है भैया? पुनर्स्थापना, पुनः लाना। पुनर्स्थापना मतलब पुनः लाना, मतलब पुरानी सोच। रूढ़िवादी मतलब क्या होता है? पुराना सोच। क्या होता है? पुराना सोच। रूढ़िवादी का मतलब होता है भैया पुराना सोच। इसके मतलब होता है पुराना। और ये लिखा है आपको पुनर्स्थापना। अब यह पुनर्स्थापना क्या है? पुनर्स्थापना, अब यह लिख दिया तुमने पुनर्स्थापना का मतलब होता है पुनः लाना। क्या? पुनः लाना। इसका मतलब होता है पुनः लाना। अब इसका अर्थ होता है पुनः लाना, मतलब पुरानी सोच को पुनः लाना रूढ़िवादी कहलाता है। रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना कहलाना, पुरानी सोच को पुनः लाना रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना कहलाता। कौन सी पुरानी सोच लाना? देखिए, रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना सोच। देखिए लिखा है पुराना सोच। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना सोच। और राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए, अब क्या कहा? राष्ट्रवाद को खत्म करके पुराना सोच लागू करना रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना कह रहा। भैया जो पहले कौन था? पुराना सोच मतलब क्या होता? पहले जो था वो फ्रांस का एक राजा था, फ्रांस हुआ था। फ्रांस में लुई 16वां था, तानाशाही शासक। तो इन्होंने कहा कि भैया रूढ़िवादी,
इन्होंने कुछ लोगों ने कहा, कुछ मतलब 4 देशों ने कहा, 4 देशों के राजा इन्होंने कहा कि भैया पुरानी सोच लाओ, जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां उसका शासन लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अच्छा था, क्योंकि भैया वो तानाशाही शासक था, उसने कहा कि पुराना सोच लाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद को ख़त्म कर दिया और पुराना सोच को लागू करना ही रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना कहला। नेपोलियन को 4 देशों ने मिलकर हराया। जो भैया नेपोलियन था, नेपोलियन को 4 देशों ने मिलकर हराया। नेपोलियन था, नेपोलियन को 4 देशों ने मिलकर हराया। कौन से 4 देश थे? ऑस्ट्रेलिया, प्रशा, रूस और ब्रिटेन। इन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया, हरा दिया। कौन से 4 देश? ऑस्ट्रेलिया, प्रशा, रूस और ब्रिटेन ने हराया। कब हराया था? 1815 ईस्वी में हराया था भैया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध में, कब? 1815 ईस्वी में हारा था। कौन सी जगह, कौन सी? वाटरलू नाम की एक जगह थी। कौन सी नाम थी? वाटरलू नाम की, वाटरलू नाम की एक जगह थी। कौन सी जगह थी? वाटरलू नाम की जगह पर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन सी जगह? वाटरलू नाम की जगह थी। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह से हार गया। किस युद्ध में? नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह से हार गया और इसको ही वियना की संधि कहते हैं। और यही वियना की संधि हुई थी। और वियना जो थी भैया, वियना की संधि जारी की गई, यही इस वियना की संधि, इसको ही वियना की संधि कहते हैं जारी। अगर आपसे आ जाए कि वियना की संधि कब हुई थी जारी, तो बताना भैया 1815 ईस्वी में भैया वियना की संधि जारी की गई। 1815 ईस्वी में कौन सी संधि? वियना की संधि। वियना की कौन सी संधि जारी की गई थी भैया? वियना की संधि 1815 ईस्वी में भैया जारी की गई थी, वियना की संधि। इसमें आपसे लिख सकते हैं कि वियना की संधि हो गई। बस आप लोगों को एक वीडियो और मिलेगा, बस इसके बाद में इस चैप्टर को आप लोगों को कहीं नहीं पढ़ना है, बस यहीं से आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए यहीं से पूछेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से और पूछे। इस पर मतलब जो है इतिहास का, इस पर पूरा चैप्टर्स मतलब पूरी सामाजिक को पढ़ाया जाएगा और पूरी शुरू से पूरी सामाजिक को स्टार्टिंग मतलब आखिरी तक पढ़ाया जाएगा। और इस पर इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा मतलब इस पर, इसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए फिर आप लोगों को जब बोर्ड आ जाएंगे, आप लोगों को तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के मतलब जो आप लोगों के बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर मतलब सामाजिक को इस पर इतना अच्छा से पढ़ाया। सामाजिक जो है आपकी, सामाजिक भैया जो है सामाजिक विज्ञान, क्या भैया? सामाजिक विज्ञान, जो आपके लोगों की सामाजिक विज्ञान है भैया, इसको आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान को आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल। इसके बाद इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र मतलब जितना भी है इसमें सब आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद में जो आप लोगों का आता है विज्ञान, आता है विज्ञान भी है। इसके बाद आता है आप लोगों की विज्ञान, तो आप लोगों को विज्ञान भी पूरा बताया जाएगा। विज्ञान भी आप लोगों को स्टार्टिंग से जो आप लोगों को मतलब बिल्कुल 1 शॉट चलेंगे, इसके रिवीजन सीरीज पूरे चलेंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं, टेंशन नहीं करनी है। ओके, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। ओके।